हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, हम जीएस के एक ऐसे सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं जिसको ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जब इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो या तो क्वेश्चंस छोड़ कर आते हैं या फिर उसके उस पर तुक्का लगाकर, जो दोनों हमारे सिलेक्शन के लिए हानिकारक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हम पढ़ेंगे इस सेक्शन को, जीएस के इस सेक्शन को इस तरीके से पढ़ेंगे, इस प्रकार से आसान शब्दों में इसके सारे फैक्ट, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अब बिल्कुल नहीं छूटेगा, आपको मैं यह गारंटी देता हूं। लेकिन आपको यह पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज जो है इसको फॉलो करना है और इसके जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन के तौर पर उसे देख सकते हैं और यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू लगा लेंगे, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, हो जाएगा काम। दोस्तों, आने वाले समय में आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं उसके लिए यह लेक्चर सीरीज बहुत ही उपयोगी होगा। जिस भी वनडे एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हैं, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी में भी, सारे में इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस रहते हैं। दोस्तों, अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो जेएसएससी सीजीएल में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा और उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। तो हमसे कोई भी चूक नहीं रहना चाहिए। जहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसको हम डिटेल में पढ़कर जाएंगे। और चूंकि जीएस बोला गया है, इकोनॉमी का पार्ट है, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 होगा जनरल साइंस से अलग से, तो इससे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो इसे बहुत ही मन से तैयार करें और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव जब हम लगाएंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो देखना है और उसके बाद रिवीजन करना है। आपको क्लास में ही बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझा देंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है या फिर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आप यहां पर देख रहे होंगे इतने चैप्टर्स को, इतना चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और इसको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक अर्थशास्त्र, यानी कि एक तरह से इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। क्या है? एक तरह से इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मतलब एक जब इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है ना? अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था के बाद क्या ऐसा हम कार्य करते हैं, हमारे द्वारा कैसा एक्टिविटी किया जाता है जिसके द्वारा हमें प्रॉफिट होता है। हम कोई चीज का कोई भी वस्तु हो गया या फिर सर्विस, गुड्स हो गया या फिर सर्विस, उसका क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हम किसी को उसको देते हैं कि ताकि आप उसे उपभोग करें, उसका कंजम्पशन करें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब कंजम्पशन करेगा, तभी जाकर हम जो चीज भी बनाएंगे, चाहे वह सर्विस हो चाहे कोई सामान हो, जब तक कोई उसे उपभोग नहीं करेगा, जब तक उसे कोई कंज्यूम नहीं करेगा, तब तक हमारे लिए वह कोई फायदा का चीज नहीं है। क्योंकि जब तक वो कंज्यूम करेगा तभी वो हमें रिटर्न में क्या करेगा? मनी देगा, पैसा देगा। और यही जो क्रिया है, इसी में जो भी क्रियाएं हम करते हैं वही सारा कुछ आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सब कुछ हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था की शाखाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो आज हम इतना कुछ करने वाले हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, अच्छे से समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है ना? और यह इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे पूछ लिया जाता है यहां से क्वेश्चन। पॉवर्टी, गरीबी क्या है, बजट एंड टैक्स। दोस्तों, आप देखते होंगे यूनियन बजट आया, बजट में बताया जाता है कि रेवेन्यू रिसीट कहां से आया, रेवेन्यू कहां से आया, हम खर्च कहां पर करेंगे। कैपिटल रिसीट कहां से आया, रिसीव कहां से किए, पाए कहां से, और हम खर्च कहां पर करेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारा कुछ हम लोग यहां पर अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और हर कुछ, जैसे बजट है, टैक्स है, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है वह क्या है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है इस पूरे इंडियन इकोनॉमी को, वह सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक प्लानिंग स्कीम्स इन इंडिया। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स को अगर कहें तो इसको करंट के साथ रिलेट करके हम लोगों को पढ़ना है। तो पूरा अपडेटेड हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे। हर एक डेटा को यहां पर जो अपडेटेड होगा वही पढ़ाएंगे। और जब जब भी आप इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से डेटा को अपडेट कर लीजिएगा। तो यहां कुछ स्कीम्स होंगे, कुछ योजनाएं होंगे गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और हमारे झारखंड, अगर आप जेएसएससी सीजीएल कर रहे हैं तो जेएसएससी सीजीएल में झारखंड के जो भी कुछ बजट आया है उसका जो
अपडेटेड कुछ डाटा होगा वह भी हम आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। कुछ स्कीम्स अभी के और कुछ स्कीम्स ऐसे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे समय के भी हम लोगों को पढ़ने हैं। तो यह पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोगों को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए दोस्तों, अगर इकोनॉमिक्स क्या है या फिर अर्थव्यवस्था क्या है इसकी बात करें, तो अर्थव्यवस्था को तोड़ करके आप देखिएगा तो क्या है? अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ का व्यवस्था, मनी, पैसा, प्रॉफिट, इसका मैनेजमेंट। देखिए हम जैसे इसके क्या है? इसका मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट किसके लिए? तो लोगों के लिए, पीपल के लिए, है ना? लोगों के लिए मनी का मैनेजमेंट। अब देखिए मनी क्या है? प्रॉफिट है, पैसा है जो हम अपने दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए? आपको खाना खाना है, आपको पैसा खर्च करना है, आपके पास ब्रांडेड कपड़े हो, आप उसे क्या करेंगे? मार्केट में जा करके किसी को देंगे जो आपको सामान देगा। तो यह क्या है? एक तरह से सारा प्रोसेस हो रहा है, तो यह पूरा इकोनॉमी के अंदर आता है। तो मनी का मैनेजमेंट, अर्थ का मैनेजमेंट लोगों के लिए यही है अर्थव्यवस्था, यही है अर्थशास्त्र में, यही सब हम लोगों को देखना है। जैसे कि कोई हम लोगों ने हम आप पढ़ रहे हैं तो किस लिए? सर्विस देंगे आप, या फिर आप इंडस्ट्री कोई खोले या बिज़नेस करेंगे तो कुछ सामान को बनाएँगे। तो 2 ही चीज़ होता है, एक होता है गुड्स यानी कि वस्तु जिसको आप बनाएँगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा होता है जो आप सर्विस देंगे, है ना? सर्विस देंगे। तो गुड्स और सर्विस, एक तो प्रोडक्ट आपने बनाया और दूसरा क्या होता है जो आप सर्विस, जैसे कि अभी हम आपको क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन यह जो सर्विस है इसका कोई सामान के रूप में आपको नहीं दे रहे हैं कि लीजिए यह सामान है, यहाँ बना बनाया है, आपको इसे खा लेना है, पी लेना है, ऐसा नहीं है। आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं। तो 2 तरह का चीज़ होता है, और यह दोनों से क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है। यह दोनों से हमें मनी प्राप्त होता है। इसका हम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, और उस प्रोड्यूस्ड जो गुड्स करे या फिर सर्विस करे, इसको क्या करेंगे? आगे भेज देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके पास? तो वैसे लोगों के पास जो इस गुड्स और सर्विसेज का क्या करे? कंज्यूम करे। तो यह पूरा एक इकोनॉमी के अंदर आता है, यानी कि मैंने प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, और किसके पास डिस्ट्रीब्यूट किया? जो उसे कंज्यूम करेगा। जो जब हम कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूम करता है इसीलिए उसे कंज्यूमर कहते हैं। अब जब कंज्यूमर वो सामान को कंज्यूम करेगा तो मैंने जो बनाया था उसका वो क्या करेगा? रिटर्न में रेवेन्यू देगा, हमें मनी देगा, पैसा देगा, और इस तरह से प्रॉफिट बनेगा। तो ये पूरा का पूरा एक अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम लोग एक थोड़ा-सा चीज़ देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, इसके बारे में अलग-अलग लोगों ने, अलग-अलग विद्वानों ने, अलग-अलग इकोनॉमिक्स के बहुत इंटेलिजेंट या फिर यूँ कहें इंटेलेक्चुअल्स ने कुछ इसके परिभाषा दिया है, इसका कुछ डेफिनिशन दिया है। क्या दिया है? चलिए देखते हैं। अल्फ्रेड मार्शल नाम करके एक इकोनॉमिस्ट था, उसने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? यह है मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन। हम लोग जो डेली लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान को, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर हैं, फिर जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, और जिससे खरीद रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यह जो दैनिक जीवन का, डेली लाइफ का जो स्टडी है, वही है इकोनॉमिक्स। किसके अनुसार? अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। आपको यह भी याद रखना है कि अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या कहा था, कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो दैनिक जीवन का, डेली लाइफ का अध्ययन क्या है? वही है इकोनॉमिक्स। देखिए, आप यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप जो जिस मीडियम से आप उसे पढ़ सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ द डेली लाइफ ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, यही है क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, यही है अर्थशास्त्र अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। और उनके अनुसार यह भी था कि उनके अनुसार जो है अर्थशास्त्र के बारे में जब उन्होंने डीप में नॉलेज दिया, उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट किया, तो उन्होंने यह भी कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मनी का साइंस है। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं, तो भौतिक साइंस पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक साइंस का जो कि नेचर और हमारे बीच एक रिलेशन को बताता है। तो वैसे ही धन का, पैसे का, प्रॉफिट का, मनी का एक साइंस है अर्थशास्त्र, और उसके साथ-साथ कल्याण का विज्ञान भी है, यानी कि वेलफेयर, साइंस ऑफ वेलफेयर और साइंस ऑफ वेल्थ। क्या है? अल्फ्रेड मार्शल जी ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो है वह क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ और साइंस ऑफ वेलफेयर। अगर कोई चीज हम मनी को प्रॉफिट के लिए, पैसा को कमाने के लिए कोई भी काम करते हैं,
कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है, उससे हमारा वेलफेयर है, उससे हमारा कल्याण होता है। अब अगर पैसा कमाने के लिए हम कोई सर्विस आपको दे रहे हैं, मान लिया कि मैं आपसे अभी कुछ आप मेरे से पढ़ने आते हैं पर्सनली, ऑफलाइन या कहीं भी, तो मैं आपसे कुछ पैसा लूंगा। अब जब मैं आपसे पैसा लूंगा तो मेरा दिनचर्या जो है, मेरा जो जीवन है, मेरा जो लाइफ है, उससे उसी पैसे से चलेगा। अब उसी पैसे से चलेगा तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, मैं भी आपको कुछ दे रहा हूं। इससे क्या हो रहा है, कल्याण हो रहा है समाज का, इससे वेलफेयर हो रहा है। तो पैसा का, धन का एक क्या है, एक विज्ञान है। धन का विज्ञान है क्या, इकोनॉमिक्स, और क्या है, एक कल्याण का विज्ञान है इकोनॉमिक्स। यह अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। एक नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एडम स्मिथ। क्या है, एडम स्मिथ। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने भी कहा है इकोनॉमिक्स है धन का विज्ञान। और एक एडम स्मिथ जी को की कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सा बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे इसका नाम पूरा अगर कहें तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन उतना आप लोगों को नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि एडम स्मिथ के बुक का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, ये किसकी बुक है, एडम स्मिथ की बुक है। कब इन्होंने इसे छापा था, 1776 में। इतना नहीं पूछेगा, बस आपको वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है। इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। क्या है, धन का विज्ञान है। सैमुअलसन ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, विकास का विज्ञान। क्योंकि अर्थशास्त्र, पैसा से डेवलपमेंट होता है। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप कोई सामान नहीं बना पाएंगे, आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो लोग कंज्यूम कैसे करेगा, चाहे वह सामान बनाए, चाहे कोई सर्विस दे रहे हैं। अभी आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, ये सामान नहीं है, ये सर्विस है, ये गुड्स नहीं है, ये सर्विस है। तो इस प्रकार के जो सर्विस या फिर गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है, वो आप कैसे करेंगे अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पैसा को अर्जित करने का, पैसा कमाने का आपके पास प्रोसेस नहीं है, तो फिर क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सैमुअलसन ने कहा था कि पैसा या अर्थशास्त्र जो है विकास का विज्ञान है। क्या है, विकास का विज्ञान। अब देखिए, अब वो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट होता है, जिससे हम गुड्स और सर्विसेज को क्या क्या करते हैं, कैसे इसका प्रोसेस क्या करते हैं, जो कि हमें पैसा प्राप्त होता है, जो कि हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था की क्रियाएं। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह सारी एक्टिविटीज हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, जिससे हमें पैसों की प्राप्ति होती है, जिससे हमें प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। वो सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 क्रियाएं हैं, मेन है दोस्तों। क्या क्या है, एक तो प्रोडक्शन। सबसे पहले आप कोई भी चीज का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोडक्शन। जब आप प्रोड्यूस करेंगे, या तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान, है ना, कोई भी वस्तु, गुड्स। ठीक है, और सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा। सेवा, ये आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जब इसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने पास तो रख नहीं लेंगे, अपने पास रखने के लिए तो आप इसको प्रोड्यूस नहीं करवाए हैं। अब आपको इस सामान को या फिर सर्विस को प्रोड्यूस करने में, उत्पादन इसका करने में जो आपको खर्चा बैठा, जो आपने लेबर कॉस्ट दिया, आपको प्राइस हुआ, टैक्स दिया, तो जो भी खर्च बैठा उसको जोड़ जाड़ करके, अपना प्रॉफिट जोड़ करके क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कोई कंज्यूम करने वाला ही नहीं रहेगा, तो हमें कैसे रिटर्न में पैसा मिलेगा। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होता है कंजम्पशन। जो भी सामान है, जो बनाया था मैंने, उसको जब तक कि उसका उपभोग नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा सामान बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो वही हो गया, कंजम्पशन हो गया लास्ट। और कंजम्पशन होगा जब ही जाकर के हमें वो चीज का फायदा मिल पाएगा। तो कंजम्पशन हुआ, और तब क्या क्या इसमें प्रोसेस हुआ, एक तो प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा कंजम्पशन। ये 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, वस्तु की, सामान की, गुड्स की, सर्विसेज की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि हो जाती है जब हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एक ऐसा आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या फिर वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है ना। जैसे कि आप किसी सामान को का प्रोड्यूस किया, मैंने एक कलम बनाया, तो कलम जब तक कि
ये रॉ मटेरियल में था, इसके पास इंक है, उसमें क्या-क्या हम लोग यूज़ किए और उसे बनाए, उपयोग करने के लिए उसे हम आप लोगों को दे दिए। तो क्या हुआ? उसके महत्व में वृद्धि हो गई। तो वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि जो है एक ऐसा आर्थिक क्रिया, वह उत्पादन कहलाता है। दूसरा, इसमें क्या है, उत्पादन होगा तो श्रम, पूँजी, तकनीक का व्यापक महत्व है इसमें। देखिए, क्या होता है, श्रम मतलब क्या? उत्पादन में जो आप प्रोड्यूस करवाते हैं कोई भी चीज़, जैसे आपका कोई 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 आपका क्या है, फैक्ट्री है, तो उसमें आप कोई भी सामान प्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसमें आप सर्विसेज प्रोड्यूस करवाते हैं, या एजुकेशनल फील्ड में आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप जब उसे प्रोड्यूस करवाएंगे तो प्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज़ों का जरूरत होगा? एक तो आपको क्या करवाना होगा, लेबर, या तो खुद से आप मेहनत करें, जो लेबर होता है, या फिर दूसरों से करवाएंगे। तो पहला क्या, लेबर। दूसरा होता है कि आपको कोई भी सामान बनवाने में, कोई भी सामान बनाने में या सर्विस करने में या बिजनेस करने में आपको सबसे पहले क्या क्या लगेगा? एक तो लेबर, दूसरा क्या है, कैपिटल, पूंजी लगेगा आपका अपना। जब तक आप पूंजी नहीं लगाएंगे, जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो आप पूंजी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपको रिटर्न रेवेन्यू नहीं होगा। आप खाली हाथ बैठ करके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उत्पादन में किन किन चीजों का जरूरत होता है? एक तो लेबर, दूसरा कैपिटल जो पूंजी कहलाता है, और तीसरा टेक्निक। ठीक है, तीसरा क्या है, टेक्निक है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी टेक्निक हमारे पास नहीं होगा, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तो प्रोडक्शन खर्च भी ज्यादा आएगा और स्लो हो जाएगा, ज्यादातर हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो तीन चीजों का, श्रम, पूंजी और तकनीक का इसमें व्यापक महत्व होता है उत्पादन में। अब देखिए, किसी भी वस्तु का आवश्यकता अथवा सेवा का, किसी भी वस्तु अथवा सेवा का, गुड्स और सर्विसेज का, उसकी आवश्यकता के अनुरूप निर्माण करना या फिर उसका उपयोग करना क्या है, उत्पादन है। जैसे मुझे लिखना है तो कलम का निर्माण करके हमें दे दिया है कोई, ठीक है। आपको पढ़ना है या फिर आप इंटरनेट से भी पढ़ रहे हैं तो नेट आपको सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाया। तो आवश्यकता के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू नीड, क्या होता है, उसका निर्माण की ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन में और क्या होता है, एक इनपुट, जो इनपुट दिया कोई भी, जैसे इनपुट, हम कोई चीज उत्पाद करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें पहले हम क्या लगाएं, इनपुट लगाएं। मेरे पास उस इनपुट में क्या है, बहुत खर्च आया, लेबर कॉस्ट है, उसमें कैपिटल मैंने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, और उन सब इनपुट को फिर हम आउटपुट के रूप में ले लेते हैं, प्रॉफिट के रूप में ले लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको कुछ भी करना है, जो अर्थव्यवस्था की क्रियाएं हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, सबसे पहले क्या है, ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उत्पादन। आपको क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, और प्रोड्यूस से पहले जो हमने बताया क्या क्या लगता है, लेबर लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, टेक्निक है, और तब जाकर के आप प्रोड्यूस करेंगे। जब आपके पास यह प्रोड्यूस हो जाएगा तो आप दूसरा काम क्या करेंगे, वितरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस आपने कर दिया, प्रोड्यूस क्या किया, गुड्स या फिर सर्विसेज का, गुड्स या सर्विसेज का आपने क्या किया, गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सेवा। इसका जब आपने प्रोड्यूस कर दिया तो आप इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट क्या है, आपने जो भी बनाया है उसको सामान, आम नागरिक के लिए उसको वह यूज करेगा, उसके लिए आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए किसी भी कंपनी, संस्था या फिर देश के द्वारा निर्मित वस्तु या फिर सेवा, गुड्स और सर्विसेज को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली है, और उसी को वितरण कहा जाता है। वितरण वह अध्ययन है, डिस्ट्रीब्यूशन वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में जो भी कुछ उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय, हम लोग आगे पढ़ेंगे नेशनल इनकम कैसे फाइंड किया जाता है, इसे कैसे निकाला जाता है। नेशनल इनकम में जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय या फिर उसका जो जीडीपी है, उसमें उस वितरण का, उस प्रोडक्शन का कितना लाभ लिया जा रहा है, तो ये एक वितरण प्रणाली है। और जब आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यह हो गया एक पार्ट। दूसरा, जब आप प्रोड्यूस कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए, तो आपके पास एक कंज्यूमर होना चाहिए, एक कंज्यूमर का मार्केट होना चाहिए, कंजम्पशन जहां हो पाए। तो उत्पादन का उपभोग, जो आपने उत्पाद किया है, जो आपने उत्पादित किया है, उसका उपभोग करना ही उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। और जब तक कोई आपके उत्पाद का उपभोग ना कर ले, तब तक आपके प्रोडक्शन, आपने प्रोड्यूस जो किया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो वही है उत्पादन। हमने इन्वेस्टमेंट तो बता ही दिया कि आप अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिजनेस, आपको पैसा कमाना है, ठीक है, आपको प्रॉफिट लेना है, आपको कोई बिजनेस आपने लगाया, क्यों लगाया,
प्रॉफिट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा। यह भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने समझ लिया कि पैसों का एक व्यवस्था, पैसों का मैनेजमेंट किसके लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और कंज्यूमर के लिए, यही है इकोनॉमिक्स। अब चलिए आगे देखते हैं। एक्सचेंज क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान। क्या है? वस्तुओं। इससे पहले जब बहुत दिनों की बात है, जब हम लोग आदिम युग में चलते थे, या फिर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन ले लीजिए, वहां पर कैसा होता था एक्सचेंज? कैसे होता था? जैसे मेरे पास कुछ सामान है, मैंने उस सामान को किसी और को दे दिया, उसके उस सामान के बदले में उससे कुछ सामान ले लिया। तो इस प्रकार का एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले चलता था। लेकिन अभी कैसा चलता है? तो वस्तुओं का खरीद तथा बिक्री, यानी कि मैंने कुछ खरीदा या फिर बेचा, इस प्रकार से पैसा देकर के, है ना, मनी देकर के। तो दो प्रकार के यहां पर एक्सचेंज है, एक तो कमर्शियल एक्सचेंज, दूसरा ट्रेड एक्सचेंज। तो आगे हम लोग देखेंगे, बस इतना आप लोग जानिए कि एक्सचेंज कितने टाइप का होता है, एक कमर्शियल एक्सचेंज और दूसरा ट्रेड एक्सचेंज। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वह पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की क्रियाएं क्या है जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है, और हम लोग क्या क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये पूरा जो एक प्रोसेस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है। फिर हमने यह भी देखा कि एक्सचेंज है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। अब जो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए, उसको आसान करने के लिए रैगनर फ्रिश नाम करके एक इकोनॉमिस्ट थे, याद रखिएगा, रैगनर फ्रिश 1933 में 1933 में उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है, ताकि इसको आसानी से पढ़ा जा सके। यहां पर कोई इसके कॉन्सेप्ट में या फिर इसका कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर उसको पढ़ने के लिहाज से उसको आसानी से पढ़ा जा सके, उसको आसानी से अध्ययन किया जा सके, उसको आसानी से हम लोग निकाल सके, उत्पादन कितना हुआ, इसमें रोजगार कितना मिल रहा है, इसमें इस प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसका पूरा का पूरा आय कितना है। तो ये सब अगर एक छोटे से लेवल पे और एक बड़े से लेवल पे, इस तरह से कैसे हम इसको निकाल पाएंगे। तो रैगनर फ्रीज के द्वारा इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में बांटा गया। 1933 ईस्वी की बात है। दो ब्रांच कौन कौन सा है? एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। माइक्रो नाम से पता चल रहा है छोटा, तो छोटा लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, छोटे लेवल पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर हमारा होता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। एक छोटे से लेवल पर, जैसे कि कोई एक हम लोग हैं, ठीक है, कोई सिंगल पर्सन हो गया या फिर सिंगल इंडस्ट्री हो गया, उसका सिंगल इंडस्ट्री यहां पर क्या है? एक छोटे लेवल पर, ठीक है, सिंगल इंडस्ट्री हो गया, तो वह अपना उसका जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवहार है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इसका है, जिसके लिए वह कुछ काम करता है, उससे पैसा कमाता है, कुछ लोगों को रोजगार देता है, तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। जैसे कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का अध्ययन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसके बाद वही हो गया इंडस्ट्री वगैरह, व्यक्तिगत सिंगल इंडस्ट्री या फिर कोई व्यापारिक इकाई है, सिंगल, एक सामान्य लोगों का छोटे लेवल पर, उसका तेजी, उसके व्यापार में किस प्रकार का तेजी आ रहा है, उसमें किस प्रकार का मंदी हो रहा है, उसका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। जैसे कि अगर कोई सिंगल पर्सन का कोई कुछ चला रहा है या फिर कोई इंडस्ट्री है, उसका कितना इनकम हो रहा है ना, वो कितना प्रॉफिट गेन किया, वो कितना, उसका कितना लॉस हुआ, ये सारा चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसके प्रोडक्शन वैल्यू कितना है, मतलब कि वह प्रोड्यूस क्या कर रहा है, उत्पाद क्या कर रहा है, उत्पादन में उसको खर्च कितना बैठ रहा है, और वह कितना प्राइस में उसको बेच रहा है, लेबर कॉस्ट इसको कितना लग रहा है, ये पूरा का पूरा अगर एक सिंगल यूनिट का बात करें, एक छोटी सी इकाई, एक छोटे लेवल पर अगर हम अध्ययन करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। कोई सिंगल इंडस्ट्री है, वह कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, वह कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, वहां से कितना उत्पादन का, उत्पादों का उत्पाद हो रहा है, ठीक है, उत्पादन हो रहा है, उसमें कितना आय, हम उसके आय से देश के आय में क्या फर्क पड़ रहा है, देश का जीडीपी में क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब कुछ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे। तो यहां सीधा सा मतलब हो गया, छोटे लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आता है बात मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब क्या आता है? अच्छा, एक बात मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नहीं बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डिमांड, एक इंडिविजुअल पर्सन या मार्केट का जो डिमांड है,
उसके बाद सप्लाई जो सिंगल पर्सन के द्वारा या फिर सिंगल इंडस्ट्री के द्वारा होता है, डिमांड सप्लाई देखने वाले हैं। मार्केट में क्या अभी उस इंडस्ट्री का क्या वैल्यू है, उसका क्या प्रोड्यूस जो वो कर रहा है, प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ जो है छोटे लेवल पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आप लोग यह देख लीजिएगा पीडीएफ से। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पर बात होता है, ठीक है? एक संपूर्ण लेवल पर, व्यापक स्तर पर एक एज अ होल हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। जैसा कि मैंने एक सिंगल इंडस्ट्री के बारे में बात किया था, सिंगल इंडस्ट्री के बारे में, उसके अध्ययन जब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, उसके सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, उसके प्रोडक्शन वैल्यू का, सब कुछ जब उस एक लेवल पर, छोटे लेवल पर बात करते हैं तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम बहुत बड़े लेवल पर, एक इंडस्ट्री नहीं, लाखों लाखों इंडस्ट्री के का इनकम, वह किस प्रकार का वह किस प्रकार का उत्पाद बना रहा है, वह किस प्रकार का सामान बना रहा है, किस प्रकार का सर्विस दे रहा है, उससे किस प्रकार का इनकम हमें जनरेट हो रहा है हमारे देश के लिए, उससे किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उससे किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट वह दे रहा है, उससे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक बड़े लेवल पर, एक व्यापक स्तर पर, एज अ होल, एक संपूर्ण क्षेत्र की, जब हम लोग संपूर्ण क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या अंदर क्या आता है कि उसने रोजगार कितना दिया, उत्पादन कितना हो रहा है, उसका आय कितना है, प्रॉफिट उसने कितना कमाया, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा हो रहा है। तो ये सारा का सारा कुछ जो आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वह जब बड़े लेवल पर हम बात करते हैं तो वह क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वह आता है। और बड़े लेवल में क्या हो गया, किसी राज्य का इनकम पता करना, या फिर किसी देश का इकोनॉमी जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है या फिर किस प्रकार से घट रहा है, एक देश का नेशनल इनकम को फाइंड करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। एक देश का जीडीपी कैसा है, एक देश का अभी इस साल जो है पूरा जो उसने खर्च कितना किया, उसे कितना रिसीव हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसने कितना किया, कैपिटल एक्सपेंड कितना किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको कितना करना पड़ा। तो ये सारा कुछ जब हम एक बड़े लेवल पर बात करते हैं तो वो सारे के सारे जो एक्टिविटी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे हम बात करेंगे किसी देश का ग्रोथ मॉडल कैसा है, किसी देश के बारे में, ठीक है, या फिर वर्ल्ड के लेवल पर, बड़े लेवल पर, तो वो किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आपका जो किसी देश का फिस्कल पॉलिसी होता है, जो राजकोषीय नीति होता है, फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह है, वो किस प्रकार से एक जो स्कीम आता है, वो जब हम लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे। बैंकिंग सिस्टम जो है एक देश का, ठीक है, जो वह मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वगैरह लाता है, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे। इन्फ्लेशन जो एक देश लेवल पर, जैसे अभी बेरोजगारी पूरा फैला हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है एक देश लेवल पर, एक राज्य के लेवल पर, एक बड़े लेवल पर जब हम बात करेंगे तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वह किस प्रकार से देश में बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब कुछ किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। नेशनल इनकम निकालना, एनआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी कितना कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी होता क्या है, ये सब का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो आपने समझ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आगे देखते हैं कि देखिए जो इकोनॉमिक्स है, ये इसका क्लासिफिकेशन कि इकोनॉमिक्स किस किस टाइप का होता है, हमारे देश में किस टाइप का इकोनॉमी चलता है, अमेरिका में किस प्रकार का इकोनॉमी है, चाइना में किस प्रकार का इकोनॉमी है, रसिया में किस प्रकार का इकोनॉमी है, ब्रिटेन में किस प्रकार का इकोनॉमी है, फ्रांस में किस प्रकार का इकोनॉमी है। तो ये इकोनॉमी क्या होता है, किस प्रकार का इकोनॉमी, हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल जो है एक पूरे देश के इकोनॉमी पर, पूरे देश के प्रॉफिट पर, आय पर, व्यय पर किस प्रकार से है, वहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो वहां पर फैक्ट्रीज हैं, जो वहां पर सामान बन रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके मूल्यों पर सरकार का कितना कंट्रोल है और निजी क्षेत्रों का कितना कंट्रोल है, उस हिसाब से एक इकोनॉमी बनता है। उस हिसाब से क्या होता है दोस्तों, एक इकोनॉमी बनता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं नियंत्रण और उत्पाद के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी क्या होता है, आपने सुना होगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। क्या सुना होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें कि पूंजीवाद लोगों का कंट्रोल हो, प्रभाव ज्यादा हो। पूंजीवाद लोग, जैसे कि यहां पर अभी रिलायंस है, अडानी है, या फिर फेसबुक आकर के यहां कुछ करे, ठीक है, या फिर एप्पल का जो आपने सुना है मोबाइल, तो एप्पल का जो यूनिट अमेरिका में लगा हुआ है, उसका जो
प्रभाव है अमेरिकन इकोनॉमी पर कितना है, सरकार का ज्यादा है या फिर पूंजीवादी लोगों का ज्यादा है, निजी क्षेत्रों का ज्यादा है। तो इस प्रकार का इकोनॉमी किस प्रकार से होता है। तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जिसे लिबरल इकोनॉमी इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, लिबरल इकोनॉमी। उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ही है। उदारवादी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो है ज्यादा, गवर्नमेंट जो है बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं करेगा, निजी क्षेत्रों में उसे छोड़ देगा। आप किस तरह का प्राइस मतलब कैसे आप सामान को बेच रहे हैं, कैसे आप सामान को बना रहे हैं, किस जगह पर बेच रहे हैं, कितना आपको खर्च आ रहा है, क्या सब कुछ वो छोड़ देता है किस पर, तो निजी क्षेत्रों पर छोड़ देता है, प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ देता है। और मार्केट में जो है प्राइवेट सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस होता है वह ज्यादा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी लोगों का और राज्य का, देश का, स्टेट का जो प्रभाव होता है वहां के इकोनॉमी पर कम होता है। वहां पर राज्य, स्टेट, इकोनॉमी जो देश है वह केवल और केवल किस पर काम करते हैं, तो राजनीति करने पर, शासन करने पर, प्रशासन करने पर, बिजनेस पर नहीं ध्यान देते हैं। तो उस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। और यह जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, यह जो कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, यह एडम स्मिथ आपने सुना होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, जिसकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 ईस्वी में आया था। तो एडम स्मिथ का एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। किसका, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इसी ने बताया था, एडम स्मिथ साहब ने बताया था अहस्तक्षेप का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम करती है। याद रखना है आपको, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसने इसे बताया है कि यह सिद्धांत अच्छा है। तो एडम स्मिथ के एक सिद्धांत था अहस्तक्षेप का सिद्धांत। आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा, एडम स्मिथ का लेसेज फेयर थ्योरी, ठीक है, लेसेज फेयर थ्योरी जो है एडम स्मिथ का। तो ये लेसेज फेयर थ्योरी क्या है, अहस्तक्षेप की नीति। सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी ज्यादा इकोनॉमी में, और बाजार की शक्तियां क्या होती है, यहां पर अधिक प्रभावकारी होती है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में। दूसरा क्या है कि यहां पर जो जितना भी प्रोडक्शन फैक्टर है, जैसे कि कितना हमें प्राइस लग रहा है प्रोड्यूस करने में, कोई भी सामान, गुड्स हो, सर्विसेज हो, इस पर कितना कितना हमको मजदूरी देना है, ठीक है, कितना मजदूरी देना है, कितना लगा, कितना नहीं लगा, ये सारा का सारा प्राइस हो गया, वेजेस हो गया, किस जगह पर हम इसे बेचेंगे, इसका हम कितना कंज्यूमर को हम कितना कितना में बेचेंगे, इसका एमआरपी कितना होगा इस बेचने का, ये सारा का सारा जो है, जो प्रोडक्शन फैक्टर के अंदर आता है। ठीक है, हम बात आगे करेंगे प्रोडक्शन फैक्टर क्या है जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन फैक्टर जो भी होता है कि जो हमने प्रोड्यूस करने में इतना पैसा हमें लगा है, लेबर कॉस्ट लेकर के, वेजेज लगा करके, इन्वेस्टमेंट लगा करके, टैक्स वैक्स लगा करके, उसको हम जो है आम लोगों को, जब कंज्यूमर को बेचेंगे तो उसको कितना में बेचेंगे, ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है किसके ऊपर होता है, तो पूंजीवाद लोगों के ऊपर होता है, कैपिटलिस्ट के लोगों पर होता है। वो जो स्वतंत्र होता है पूरी तरह से अपने सामान को बेचने के लिए, कितना में बेचेंगे नहीं बेचेंगे, सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है, इस टाइप की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। आप लोग जानते भी होंगे कि जो अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा मार्केट में तो उसका काम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो यह जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहां पर वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लोगों के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो पूंजीवाद लोग होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने में लगे रहते हैं। तो यह है उदारवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आपने समझ लिया। अगला जो अर्थव्यवस्था है जिसको कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था कहते हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी जिसको कहते हैं। तो हम लोग इसे देखते हैं। ये जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है ना दोस्तों, यह इसे स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा, इसे स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है। और यह जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था है, इसका प्रतिपादन या फिर इस अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया था, लेनिन साहब ने। किसने बताया था, लेनिन ने बताया था। और अभी चाइना जो है, यह यहां पर कम्युनिस्ट इकोनॉमी चल रहा है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, चाइना का अर्थव्यवस्था जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इससे पहले जो हमने बात किया था समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो उस प्रकार का अर्थव्यवस्था जो है यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब में जो है कैसा अर्थव्यवस्था है, अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो स्टेट इकोनॉमी यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है वह स्टेट इकोनॉमी, इसका जो प्रतिपादन या फिर इसको बताया किसने था, लेनिन ने, चाइना में हो रहा है। और यहां पर जितने भी
प्रोडक्शन यूनिट हैं, चाहे वह गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हो या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हो, वो सारे के सारे प्रोडक्शन फैक्टर जो हैं, जैसे कि कितना आपको पैसा लगा, कहाँ पर आपको बेचना है, कितना में आप बेचेंगे, आप कितना उसका रेट रखेंगे, कंज्यूमर को कितना में बेचेंगे, कितना आप मजदूरी, आप कितना लेबर कॉस्ट कितना देंगे, उसको वेजेज कितना देंगे, किस जगह पर बेचेंगे, कहां पर बनाएंगे, उत्पादन कैसे करेंगे, ये सारा का सारा फैक्टर पर, ये सारा का सारा एक्टिविटीज पर डायरेक्ट सरकार का कंट्रोल होता है, डायरेक्ट सरकार का नियंत्रण होता है, डायरेक्ट इसका गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार का अर्थव्यवस्था जो है कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था के अंदर आता है और इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वह समाज कल्याण होता है। क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। क्या होता है? सोशल वेलफेयर, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अगला जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, उसे कहते हैं सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था कार्ल मार्क ने। याद रखिएगा ये सारे के सारे बात कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है कार्ल मार्क्स ने बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है एक अच्छी अर्थव्यवस्था है, इसे आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए। और कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसे रसिया में अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और रसियन जो अर्थव्यवस्था है, जो रसियन इकोनॉमी है, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण क्या है? रसियन गवर्नमेंट है। यह जो अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में भी जितना भी जो गवर्नमेंट राज्य में, देश में, जहां पर भी एक पूरे बड़े लेवल पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, उसमें जितना भी आर्थिक गतिविधियां होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है, जैसे कि प्रोडक्शन कैसे करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंज्यूमर को आप कैसे देंगे, कितना में देंगे, नहीं देंगे, ये सारा का सारा जो एक फैक्टर होता है, एक प्रोडक्शन फैक्टर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है, एक आर्थिक गतिविधियों के अंतर आता है, वो सारे के सारे आर्थिक क्रियाओं पर, आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। आप कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप अपने तरीके से जो कंज्यूमर को, आप आम लोगों को, आप आम इंसान को मतलब तंग नहीं कर सकते हैं अपने फायदा कमाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में आप उसको जो मन सो जिस प्रकार का रेट नहीं रख सकते हैं। तो यह है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था साम्यवादी अर्थव्यवस्था, लगभग उसी प्रकार के। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट गवर्नमेंट का, उसमें हर चीज का गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था। लेकिन यहां पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में यहां पर लेबर कंट्रोल को छोड़ दिया जाता है। यानी कि लेबर को आप कैसे पैसा देंगे, लेबर श्रम, मतलब कि श्रम जो एक फैक्टर है लेबर कॉस्ट, या फिर किस प्रकार के आदमी को रखेंगे, उसको कितना पैसा देंगे, तो लेबर कंट्रोल जो है सरकार के अंदर नहीं होता है। बाद बाकी जितने भी फैक्टर हैं, वो सारे के सारे फैक्टर, सारे के सारे एक्टिविटीज जो हैं, वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है। और इस अर्थव्यवस्था का भी जो है ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है, वह है लोगों का कल्याण, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। तो हम लोगों ने क्या देखा? एक तो देखा लिबरल इकोनॉमी, जिसको कि क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम लोगों ने देखा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था चाइना में चल रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था रसिया में चल रहा है, और गवर्नमेंट का किस प्रकार का कंट्रोल होता है, उसके हिसाब से इकोनॉमी जो है चलती है। एक तो हो गया कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ही कमा लिया, मतलब आम लोगों के बारे में नहीं देखा, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो ये कौन सा अर्थव्यवस्था हो गया? कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये हो गया कैपिटलिस्ट, उदारवादी अर्थव्यवस्था जो कह लीजिए। और एक होता है कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक कमा लीजिए, मतलब प्रॉफिट उस तरह से नहीं है कि अब आप जब बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप अपने फायदे के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए आम लोगों को तंग नहीं कर सकते हैं। रेट हम फिक्स करेंगे, प्राइस हम फिक्स करेंगे, आप केवल सामान बनाइए। तो यह अर्थव्यवस्था कैसा है? यह अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें प्रॉफिट जो है लिमिटेड होता है। यहां पर क्या हो गया? एक तो सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण, एक निजी क्षेत्र का डायरेक्ट नियंत्रण। अब अगला जो अर्थव्यवस्था है, जिसको कहा जाता है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, बिचबिचिया अर्थव्यवस्था, बीच बीच में रहने वाला अर्थव्यवस्था। और इसको जो बताया था किसने, इस प्रिंसिपल को बताया था जे एम किन्स ने। किसने बताया था? जे एम किन्स ने बताया था। कब? यह अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रिंसिपल, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिद्धांत, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जे एम किन्स। ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ठीक है, जे एम किन्स के द्वारा। और इनका जो जे एम किन्स का एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनका बुक है, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी
जे.एम. किन्स का बुक है। आपको यह पूछा जाएगा कि बताइए इंटरेस्ट एंड मनी जो बुक है किसकी बुक है? तो आपको बताना होगा यह बुक जे.एम. किन्स का है और जे.एम. किन्स साहब ने ही हमें बताया था किसके बारे में? मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी आप नहीं कमाइएगा, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि आप जो है कस्टमर को किस इस प्रकार से मतलब तोड़-मरोड़ के नहीं रख सकते हैं, तो आप और ना ही आपको क्या करेंगे, गवर्नमेंट जो है हर बात में आपको हस्तक्षेप करेगी। तो यह जो अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो अभी हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा, इन दोनों का कुछ बातों को, इसके कुछ बातों को ले लिया है और इसके कुछ बातों को ले लिया है और दोनों का मिक्सचर बना करके मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाया गया है। मतलब इसमें इस टाइप के अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर यानी कि जो राज्य होता है, जो सरकार होता है, जो गवर्नमेंट होता है, उसका और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके इस अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। और जब अर्थव्यवस्था जो है विकासशील टाइप का अर्थव्यवस्था होता है, जहां पर कि इकोनॉमी डेवलप करने वाला होता है, डेवलप करने को होता है, बहुत से ज़्यादा डेवलप नहीं हो चुका है, तो उस तरह के अर्थव्यवस्था में जो है पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वह और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी होती है उस इकोनॉमी को आगे ले जाने में और वह बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था कहलाती है उस टाइप के देश के लिए जो विकासशील देश है। ठीक है? तो वह हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा। तो यह हो गया क्या बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यह इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है? एक तो सोशल वेलफेयर यानी कि समाज का कल्याण भी, लोगों का कल्याण भी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रॉफिट भी मिल जाए, मतलब ठीक-ठाक रहे। ठीक है? तो यह अर्थव्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ अर्थव्यवस्था देख रहे होंगे। एक होता है अनडेवलप्ड अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और एक है डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए अविकसित अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ एक ऐसा देश, एक ऐसा जगह जहाँ पर कि पूरा तरह से अव्यवस्थित, जहाँ पर कि जो साधन है, जो वहाँ पर यूज़ करने के साधन हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर लोगों के द्वारा हो, उस मतलब वह सुविधा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है? कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कोई भी सुविधा वहाँ पर नहीं मिल रहा है लोगों को, उस टाइप का जो अर्थव्यवस्था है, वह क्या है? अविकसित अर्थव्यवस्था। और अविकसित अर्थव्यवस्था क्या ही हो सकता है दोस्तों? कहीं भी अगर देश है, सरकार चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अर्थव्यवस्था होगा और जो विकसित अर्थव्यवस्था है, उसका उदाहरण है जैसे कि कोई रेगिस्तान हो गया, डेज़र्ट हो गया, तो वहाँ पर तो कोई लोग ही नहीं रहता है और रहता भी है तो उसके लिए वहाँ पर कुछ उस तरह का साधन नहीं है, उसको सही से रहने का साधन नहीं है, तो मरुस्थल वगैरह में यह अविकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था एक तरह से यह कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, मतलब वह उस विकसित होने को विकसित होने के राह पर चल रहा है, मतलब उस रास्ते पर है, विकसित हो जाएगा, पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। जो भी साधन, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, जो लोगों को जो सामान जो जो दैनिक दिनचर्या में जो लोग साधन को यूज कर रहे हैं, जो संसाधनों को यूज कर रहे हैं, उसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है और उसको कोई चीज़ का कमी नहीं है, वह कहलाता है विकसित। और जो बीच-बीच में रहता है, ठीक है? कि है, थोड़ा-मोड़ा है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो वह विकासशील है। और विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण मतलब हमारा इंडिया और विकसित जापान, अमेरिका, रसिया, तो ये आप लोग जानते होंगे कि मतलब विकास के डेवलपमेंट के आधार पर जो इकोनॉमी है उसको भी बाँटा जाता है अनडेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है? तो ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण देख लिया। अब अगला आता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कि किस-किस सेक्टर में कैसे इकोनॉमी का योगदान है। देखिए, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है? तो प्राइमरी सेक्टर में जो इकोनॉमी का क्या योगदान है, जो इंडियन इकोनॉमी या फिर एक देश का जो इकोनॉमी है, देश का जो अर्थव्यवस्था है, उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है? उस प्राइमरी सेक्टर में कौन-कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? प्राइमरी सेक्टर में किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है? ठीक है? तो वो प्राइमरी सेक्टर क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्ट, जो भी वस्तु, जो भी सामान बनते हैं, वह सारे के सारे प्रोडक्ट जो होता है, सीधे के सीधे अर्थ, धरती से रिलेटेड होता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर हम शुरुआत ही कहाँ से किए हैं? धरती से, है ना? हम शुरुआत ही कहाँ से किए हैं? धरती से, धरती माता से, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से, अर्थ से, धरती से जो भी प्रोडक्ट डायरेक्ट वहाँ से कहीं न कहीं से पृथ्वी से उसका कनेक्शन रहता है, कहीं न कहीं पृथ्वी से उसका कनेक्शन रहता है, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट या फिर वह जो पूरा एक इकोनॉमी है, वह जो पूरा एक वर्ग है, वह कहलाता है प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमी कहलाता है। तो वह क्या हो गया? जैसे कि एग्रीकल्चर,
वो किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। एग्रीकल्चर, कृषि, इसके जो भी प्रोडक्ट हैं, कृषि जनित जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों, वो क्या है? धरती से रिलेटेड है, धरती माता देती है हमको फसल, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। माइनिंग है, खनन, जहाँ पर आप कोई चीज़ निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, ठीक है? तांबा, अयस्क जो भी है, तो वो माइनिंग हो गया, वो भी धरती से डायरेक्ट। फिशिंग, मछली, मछली पालन जो मत्स्य पालन है, इससे जो भी पैसा आएगा, जो प्रॉफिट होगा, जो हम लोग यहाँ से उत्पादन करेंगे मछली व उसमें जो हम लोग क्रिया करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे और उससे जो हमें जब कंज्यूमर को देंगे और जो हमें इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ही के अंदर सब आएगा, ठीक है? जो हमें इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। तो फिशिंग जो कि धरती से ही इसका कनेक्शन है, तो यह हो गया प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फॉरेस्ट्री मतलब कि जो जो वानिकी होता है, जब आप लोग कुछ नर्सरी वगैरह देखे होंगे जो कि लोग पेड़ पौधों को लगा करके पैसा कमाते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है? पशुपालन, एक्सकेवेशन मतलब एक तरह से उत्खनन होता है। तो ये जितना धरती से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा, जो सर्विसेज होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। और जब धरती से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जब हम लोग धरती से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? लोग थोड़ा मोड़ा सामान बनाने का शुरुआत करेगा, कुछ थोड़ा मोड़ा फैक्ट्री लगाएगा, ऑर्गेनाइजेशन लगाएगा, तो वैसे प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन से मतलब उत्पाद जो ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं, किसी संगठन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से जब हमारे पास आते हैं बन करके, तो वो कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जैसे कि कोई कुछ भी बन रहा है, कोई भी चीज़ आपका बन रहा है, कोई कपड़ा कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है? कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है या फिर कोई सामान, खाने का सामान बनाया जाता है जहाँ पर। तो इस प्रकार के इंडस्ट्री से, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से जो सामान आ रहा है, वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र का सामान है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, क्लोथ्स, ठीक है? जो कपड़ा है, खाना है, ये सब जितने भी हैं, जैसे कि कोई वाटर का आपको मतलब पूर्ति कर रहा है, तो वो सारा का सारा क्या है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमें देती है, प्रोडक्ट देती है, तो वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र का प्रोडक्ट। अगला है तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर। देखिए, यह टर्शियरी क्षेत्र को कहा जाता है सर्विस सेक्टर भी, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, या फिर तृतीयक क्षेत्र कहिए। जितना भी सर्विसेज देने वाला इंडस्ट्री है, जो भी सर्विस देता है, गुड्स नहीं, सामान नहीं बना करके देता है। देखिए, एक तो धरती से दिया सामान, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से हमें सामान मिला, फैक्ट्री से हमें सामान मिला, कपड़ा मिला, जो हम लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब जो भी सामान हमको मिला है, ठीक है? जो लैपटॉप है, मोबाइल है, जो सामान हमको बना करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जो खाने का सामान है, फूड प्रोडक्ट है, वो सामान हमको बना करके दिया, तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आया। और एक ऐसा सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, जो भी हमें सर्विस प्रदान करता है, जो हमें सेवा देता है, सामान नहीं। जैसे बैंक में आप जाते हैं तो आपको क्या करता है? वह सामान नहीं देता, आप वहाँ पर पैसा देते हैं, आप वहाँ से कुछ सामान लेकर के नहीं आते, ये नहीं कि कुछ खरीद कर लेकर आए। आपके पैसों को वो रखते हैं, आपके पैसों का रख-रखाव करते हैं और उससे वो इकोनॉमी में लगाते हैं, तो वह आपको सेवा दे रहा है, बैंक है। हॉस्पिटैलिटी, जब आप होटल वगैरह में जाते हैं, आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, मान-सम्मान कर रहे हैं, आप कोई एक इवेंट मैनेजर हैं, आप इवेंट मैनेज करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, स्कूल है, ये क्या कर रहा है? एजुकेशन आपको दे रहा है, आपको सेवा दे रहा है। स्कूल है, ट्रांसपोर्टेशन है, बस से क्या कर रहा है? बस आपको डायरेक्ट आके घर में आपका नहीं लगा के चला जा रहा है। आप उसपे बैठ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, आपको सेवा दे रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशंस, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, आप फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग होता है, ये सारा का सारा क्या है? एक सेवा है। आपको ये नहीं कि आपको कंपनी आपके नाम कर दिया, ठीक है? तो वो सारा का सारा क्या है? सेवाओं के अंदर आता है। और जो भी क्षेत्र हमें सेवा प्रदान करता है, वो तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। और बात करेंगे अगर जो देश का जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम आगे जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पर देखेंगे जीडीपी कैसे किसी देश का निकाला जाता है। उस देश के एक बाउंड्री के अंदर, उस देश के क्षेत्र में, उस देश का जो रीजन है, उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है, उसका क्या वैल्यू है, ठीक है? गुड्स और सर्विसेज जो भी बनता है, उससे हम लोग जीडीपी निकालते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो देश का जो जीडीपी होता है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, देश का जीडीपी जो होता है, उसमें किस इकोनॉमी सेक्टर का ज़्यादा योगदान है और किस प्रकार का योगदान है। तो भारत की अगर बात करें, इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है टर्शियरी सेक्टर से आता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर से आता है और सबसे लास्ट में प्राइमरी सेक्टर से आता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी का योगदान जो है हमारे इकोनॉमी में, सबसे ज़्यादा किसका है? टर्शियरी सेक्टर का, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर का और तीसरा तब प्राइमरी सेक्टर का। और अगर बात करेंगे
जो हमें एम्प्लॉयमेंट कौन सबसे ज़्यादा दे रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो एम्प्लॉयमेंट हमको सबसे ज़्यादा धरती के क्षेत्र से मिल रहा है, यानी कि प्राइमरी क्षेत्र से। दूसरा, टर्शियरी क्षेत्र से हमें ज़्यादा मिलता है, कम्युनिकेशन वाले में, सेवाओं में। और तीसरा होता है मतलब सेकेंडरी सेक्टर से। तो आप यहाँ पर सारा के सारे देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने सेक्टर्स देख लिया, टर्शियरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इकोनॉमिक्स का ये जो क्षेत्र है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या-क्या देखें कि इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या है, लिबरल इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, उसके पहले हम लोग जो भी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, कैसे हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर को देते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने देखा एक इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों के अनुसार इकोनॉमिक्स का परिभाषा क्या है, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। और इसके पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और आप केवल क्लास को देखते रहिए। इसके बाद हम लोग इन्फ्लेशन देखेंगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, बजट, टैक्स, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, सब कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको इकोनॉमिक्स से अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और आप हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट, आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें मेहनत करने को, दिन दुना रात चौगुना, और आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।